होगा 70 अंकों का। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोट्स भी लिखे हुए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। और इसके बाद है कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने अंक के? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में। और यहाँ पर चौथा नोट है, खंड बा में जो 50 अंक के प्रश्न हैं वो सभी कैसे हैं? वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा कॉपी पर और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी अंकित किया गया है। तो चलिए मैं आपको खंड आ के जितने भी प्रश्न है 20 प्रश्न, इन प्रश्नों को बता दूं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो मॉडल पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट है 2022-23 आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके लिए। और आप यहां पर देख पाएंगे पहला प्रश्न क्या है खंड आ का, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर और चौथा है देवकी नंदन खत्री। गोदान किसकी रचना है? चलिए मैं आपको इस मॉडल पेपर के जो 20 प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूं। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। और यह जो रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कि गोदान की विधा क्या है, तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है सेठ गोविंद दास और चौथा विकल्प है उदय शंकर भट्ट। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी। पहला ही विकल्प सही है, उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लिखी गई है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला विकल्प है प्रदीप, दूसरा विकल्प है इंदु, तीसरा विकल्प है प्रभा और चौथा विकल्प है सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? यह है सरस्वती। चौथा विकल्प सही है। इस प्रश्न का आंसर जो है चौथा सही हो जाएगा। और सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है। यदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी लिखा होता तब भी आंसर यही होता, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 ईस्वी से किया। मैं आपको इस मॉडल के प्रश्नों का हल बताते हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में। और 2022 और 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षा का यह जो मॉडल पेपर है इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, कवि वचन सुधा के संपादक थे। यहां पर पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया था? यह जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित की गई थी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यहां पर पहला विकल्प है भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प है छायावाद युग और चौथा विकल्प है प्रगतिवाद युग। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। आप ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। छठा प्रश्न है यहां पर आप देख पा रहे हैं, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? पहला विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा विकल्प है सूरदास, तीसरा विकल्प है केशवदास और चौथा विकल्प है नरोत्तम दास। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? राम
रामचरितमानस। आप ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है यह किस भाषा में लिखी है रामचरितमानस, तो यह अवधी भाषा में लिखी है। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो यहाँ पर राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन छायावादी कवि है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जयशंकर प्रसाद पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर आप एक ट्रिक याद रखिएगा, आप जीवन भर नहीं बोल पाओगे। क्या ट्रिक है? प्रसाद, पंत, निराला देवी। एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको छायावादी प्रमुख 4 कवियों के नाम इसी ट्रिक से याद रहेंगे। प्रसाद से आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। और पंत से क्या हो जाएगा? पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। यह ट्रिक बिल्कुल आसान है। निराला से आप लिख सकते हैं सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और देवी से महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इस ट्रिक को यदि आप याद रखते हो तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं या छायावादी जो प्रमुख कवि हैं, इनका आम नाम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी अर्थात महादेवी वर्मा, ये छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा जी भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी का प्रथम, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? पहला है विकल्प गोरखनाथ, दूसरा है चंदबरदाई, तीसरा विकल्प है जगनिक और चौथा विकल्प है सरहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, यानी आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और विकल्प यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा है राम कुमार वर्मा ने और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। और प्रश्न संख्या 10 है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है बिहारी, चौथा है कबीर दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कबीर दास जी हैं। यहां पर ने लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है। और प्रश्न संख्या 11 है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? तो जितने भी रस हैं, यानी 9 रस प्रमुख रूप से हैं और 9 रसों का मैंने अस्थाई भाव और 9 रसों का नाम याद करने की ट्रिक बताई है वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो देख लें, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी है वीडियो, और आपको 2 मिनट में ही ये 9 रस और इनके अस्थाई भाव याद हो जाएंगे। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है, हास्य है, करुण है या शांत है? तो राइट आंसर क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है अनुप्रास, दूसरा विकल्प है यमक, तीसरा विकल्प है रूपक और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और ला वर्ण की भी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है प्रश्न, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है या रोला है या भैरवे हैं? तो
चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मात्राओं की गणना करने पर 16 मात्राएं निकल कर आएंगी और यहां पर चौपाई छंद है। अगला है प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। अगला है प्रश्न, भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक, दूसरा विकल्प है अल्प विराम, तीसरा विकल्प है समता सूचक, चौथा विकल्प है संक्षेप चिन्ह। तो यहाँ पर भाई बहन और देवी देवता के बीच जो यहाँ पर चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्भाग्य का विलोम क्या है, यहाँ पर पहला विकल्प है सौभाग्य, दूसरा विकल्प है निर्भाग्य, तीसरा है अभाग्य और चौथा विकल्प है कुभाग्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दुर्भाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर ग्रह, सदन, गेह किसके पर्यायवाची हैं, पहला विकल्प है रात के, दूसरा है घर के, तीसरा है खेल के और चौथा है नाग के। तो ग्रह, सदन और गेह ये किसके पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची हैं। और इसके बाद है स्वागतम में संधि है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दीर्घ संधि है, यड़ है, गुण है या वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यड़ संधि है। और अगला प्रश्न है, राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन और चौथा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और 20 नंबर का प्रश्न यानी 20 नंबर वाला प्रश्न है, गच्छन्तु रूप किस लकार का है, लट लकार का, लट लकार का, लोट लकार का या विधिलिंग लकार का। तो यहां पर आप देख पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार का। तो जितने भी खंड आ में 20 प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में, मैंने सभी को आपको सॉल्व करा दिया है, आंसर बता दिया है। और इसके बाद यहां पर खंड बा जिसमें 50 अंक के, कितने 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वर्णनात्मक, जिनका आपको आंसर लिखना है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 यहां पर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं 21 का और 21 खा 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहां पर पहला गद्यांश क्या है, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। और यहां पर देख पा रहे हैं इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, दूसरा है रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए और तीसरा है ग्लानि किसको हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2-2 नंबर का है, यानी 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं 22, प्रश्न संख्या 22 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर भी 2 पद्यांश पूछे जाएंगे और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, यानी प्रश्न कितने होंगे, 3 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कुल आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। पहला पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। पहले क्या होता था कि पहले पद्यांश आता था, उसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पद्यांश आता है और उसके नीचे यहां पर आप देख लीजिए 3 प्रश्न आते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न आए हैं इस पद्यांश के नीचे। पहला है, मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है, दूसरा है, कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकता है, तीसरा प्रश्न है, मीरा ने किस सागर को पार कर लिया है। और यहां पर दूसरा पद्यांश है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है,
शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और इस पद्यांश के भी नीचे 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पद्यांश की व्याख्या समझ जाएंगे, यानी जब आपको व्याख्या पता होगी, अर्थ पता होगा, तभी आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो प्रोवाइड करा दी है। सभी पाठों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, सभी की व्याख्या प्रोवाइड करा दी है। आप देख सकते हो और लाभ उठा सकते हो। लेकिन अब व्याख्या पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप देख लेते हो तो आप इस तरह के पूछे गए प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाओगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 23 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 गद्यांश आए हैं। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है 23 खा प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 पद्यांश पूछे गए हैं और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी एक का आपको संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना है, यानी लिखना है, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो संस्कृत के जितने भी पद्यांश महत्वपूर्ण हैं, सबकी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो, और जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, इसकी भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 24 यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का आएगा। दीपदान एकांकी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे, और आपको वीडियो मिल जाएगी इन सभी महत्वपूर्ण लेखकों से संबंधित जीवन परिचय की। चैनल की प्लेलिस्ट में आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद 25 खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख पाओगे 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है, और ये 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप देख पाएंगे कि 2 श्लोक पूछे गए हैं पद्यांश के अंतर्गत। आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है। यदि 2 श्लोक आ जाते हैं तो आप तीसरा लिख सकते हो। तो आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। और यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में भी। और यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर संस्कृत के 4 प्रश्न आए हुए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। और श्लोक से रिलेटेड नंबर आपको कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां पर 4 दिए गए हैं। आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो मैं इन सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखो, ताकि आपके पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यह जो प्रश्न होगा 5 अंक का होगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर
उत्तर देना होगा। और यदि आप कमेंट करते हो तो मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। और साथ ही आपको करना क्या है, 2022 और 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी करते रहना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। यह आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।